इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज दिन मंगलवार है और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी कि किसान भाई फ़ोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो में उपलब्ध जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ अपने सुझाव और समस्याएं जो हैं वो रख सके हैं और उनका समाधान पा सके हैं। तो आज के फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए किसान भाई हमसे जिस नंबर से जुड़ सके हैं वो फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा पतझड़ वाले बाग लगाना। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर देवेंद्र चहल, एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा से, और इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो भाइयों आओ सुनाएं यह बातचीत। कार्यक्रम के सभी सुनने वाले ने गिरधारी की राम राम। साथ ही एक बार फिर बता दें, जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पतझड़ वाले बाग लगाना। और हमारे बीच हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा के अंदर। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221 322 221 322। और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जिनको मोबाइल का प्रयोग करना है उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा। और एसटीडी कोड है हमारा 01744, यानी फ़ोन नंबर 01744 221 322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी जी। डॉक्टर साहब, किसान साथी हैं, एक परंपरागत खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ जी सर। और उसमें किसान के ऊपर से ये चाहते हैं कि एक अच्छी आय उनकी हो। बिल्कुल, किसान की भी है, हमारी भी है। अगर किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना करना भी व्यर्थ ही है। बिल्कुल। तो उसके लिए उन चीज़ों से हटके जैसे फूलों की खेती करना, सब्जी करना, और उनमें एक और बेहतर विकल्प जो है साथियों के साथ है वो है बागवानी का जी। तो यहाँ आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो बाग के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये रहेगा कि बाग होते कितने तरह के? गिरधारी जी, बाग 2 तरह के होते हैं। एक बाग वो है जो सदाबहार होते हैं, जिनके ऊपर जो है कभी भी पत्ते गिरते नहीं हैं, अगर गिर भी जाते तो हरे भरे रहते हैं जी। दूसरे वो बाग हैं जो सर्दियों में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, जिनको हम पतझड़ी फलिया पौधे कहते हैं जी। तो जो सर्दियों में बाग हैं जिनके पत्ते गिर जाते हैं, उस अवस्था में जो ये है पौधे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से मुख्य पौधे हैं जो पतझड़ के बागों में आएंगे? हाँ, सर्दियों में जो जिनके पत्ते गिर जाते हैं मुख्य रूप से आपकी नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा और अंगूर है। अलूचा भी इसमें आएगा? हाँ, अलूचा, इसमें आलू बुखारा जिसको बोलते हैं, अलूचा वही है जी। तो इनमें ये चारों जो है मुख्य रूप से हमारी व्यावसायिक फसलें हैं जिनको किसान भाई लगा के आमदनी कमा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, इनका समय क्या रहता है लगाने का? हाँ गिरधारी जी, इनका सबसे अच्छा समय जो है इनका 15 जनवरी से स्टार्ट होता है और 15 फरवरी तक ये लगभग लग जाने चाहिए जी। यानी साथी अब लगाना लगाना शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कुछ में ऐसा है जिनको लोग दिसंबर में भी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही टाइम जो है 15 जनवरी से 10 फरवरी तक का है। इस दौरान इसको लगा देना चाहिए। अगर इस दौरान नहीं लगा पाएंगे तो उसके बाद इनमें फुटाव शुरू हो जाएगा जी। तो फुटाव शुरू होने से पहले पहले इनको लगाना होता है जी। डॉक्टर साहब, अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ पर बैठे हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, यानी हमारी जो स्रोतें हैं सिरसा तक हैं, उधर उत्तराखंड तक है जी, सहारनपुर, क्या इस सभी क्षेत्र में हम इन बागों को लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा है एक्चुअल में जो ये बाग है पतझड़ी जो पौधे हैं ये ज़्यादातर जो है ठंडा एरिया के
फलीय पौधे हैं, तो हमारे यहाँ जहाँ मौसम ठंडा ज़्यादा है उस एरिया के लिए इनकी सिफारिश की जाती है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो ज़रूरत है वो इनकी ठंड है, जिसको हम चिलिंग आवर्स बोलते हैं, यानी ठंडे घंटे जिनको बोलते हैं। तो वो इनमें से कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनको 1000 घंटे तक भी ठंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको हम यहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ के लिए जो वैरायटी सिफारिश की हुई है वो जिनकी कम रिक्वायरमेंट है, चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है, जिनको अगर 200 या 300 घंटे भी ठंडा मौसम मिल जाता है तो भी वो फल देना शुरू कर देती है, तो उन्हीं वैरायटी की किस्मों की जो है सिफारिश की जाती है। और ये क्षेत्र जो है ज़्यादातर अपना जो हिमाचल का एरिया, इसके आसपास का जो लगता हुआ एरिया है, जम्मू कश्मीर तक का जो नीचे का तराई का एरिया है, उसी में ये किस्में ज़्यादा कामयाब है। तो डॉक्टर साहब, जब हम ये बागवानी करेंगे, खासकर हम पतझड़ के पौधों की बात करते हैं, तो इसमें पानी की कितनी आवश्यकता रहती है? पानी की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ठंडा एरिया की जितनी भी फसलें हैं वो ज़्यादातर जो है बरसाती होती हैं, पानी का इंतज़ाम बहुत कम होता है। और ये तो सब ने पता है कि हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मियों में पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर अच्छे फल आपने लेना है तो आपके पास जो है पानी का इंतजाम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रेनफेड करोगे यानी बरसाती सिर्फ करोगे तो। पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो, नमस्ते बाबू जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी सतपाल पंजेटा गाँव हिरण छप्पर यमुनानगर से बोल रहे हैं। पंजेटा जी, कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक जनाब, बहुत रह जाते थे। चलो, जाडे से बचना है, खाओ पियो आराम से बच कर रहो। तो क्या प्रश्न है अपना? बाबू जी, एक 4 साल तक पिछले बार अच्छी अम्बियां लगे करा दी। अच्छा जी, बड़ी पिछली बार ना उसमें बहुत कम आम लगे जी। क्या करना है जी, क्या करना ऐसा है सतपाल जी, ऐसा है अगर किसी भी पेड़ को जिंदा रखना है तो उसको खाद भी देने की जरूरत नहीं है, जिंदा रहेगा पेड़ तो। लेकिन अगर आपने उस पर फल देना है तो उसको आपने खाद जरूर देना पड़ेगा, अगर खाद नहीं दोगे तो फल नहीं देगा। खाद क्या क्या दें जी? खाद सबसे जरूरी है, अगर फल देना है तो उनमें सबसे पहले आपने पता कि आप लोग के हर फसल में डीएपी डालते हो। अच्छा जी। तो डीएपी में फास्फोरस होता है, जब तक आप किसी भी फल वाले पेड़ में फास्फोरस नहीं दोगे तो वो पेड़ फल नहीं देगा। ठीक है। तो जो जमीन में खुराक थी वह 2-3 साल में उसने इस्तेमाल कर लिया, अब जमीन में उसकी कमी पड़ गई है, अब जमीन में फास्फोरस नहीं है, इसलिए वो फल देना बंद कर गया है। ठीक है। और दूसरा, जो फल वाले पेड़ हैं इनमें ज्यादातर लोग जो है खाद गलत जगह पे डालते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ के नजदीक से खोद के डाल देते हैं, और पेड़ के नजदीक होती है मूसला जड़। मूसला जड़ में खाद देने का कोई फायदा नहीं है। जो बारीक जड़ें हैं जिनको फाइबरस रूट बोलते हैं, वो कम से कम 1 मीटर यानी 3 फुट दूर होती है बड़े पेड़ में। तो खाद हमेशा छतरी के नीचे देना चाहिए, तने के पास नहीं। तो दूसरी किस्म का पेड़ा है जी, उसमें तो ठीक है, ये पेड़ा डोल पे है जी। हाँ भाई, डोल पे आप खुराक नहीं दे पा रहे ना उस हिसाब से। और वो फसल मावा जी डोल पे खाद वो नहीं। क्या है कि फसल का खाद का टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। अब आम को खाद चाहिए दिसंबर में, और दिसंबर में कोई खाद आप दे नहीं सकते किसी फसल में भी। ठीक है सतपाल जी, अपनी थाली की रोटी की अलग बात है, दूसरी की थाली की रोटी अलग बात हो गया। अच्छा जी, थाली में जगह नहीं चाहिए। हाँ, इसकी थाली में दो थाली में, क्योंकि टाइम अलग अलग है ना खाद का। अगर आप डीएपी पहले दे दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, हमने तो फल देना है, तो जिसमें फल आता है उससे 2 महीने पहले आपको डीएपी देना पड़ेगा उसमें। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जो साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको बता दें कि आपका आज का जो हमारा विषय है वो है पतझड़ के बाग लगाना, और हमारे बीच हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल। तो सब बातचीत चल रही थी पानी की व्यवस्था की। जी, क्योंकि ज़्यादातर जो है जितने भी पतझड़ वाले पेड़ हैं इनके ठोड़ों में पानी देना चाहिए, खेत में जो है फ्लड पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है जी। तो इसमें कम पानी में काम चल जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है डॉक्टर साहब, मिट्टी का भी एक विशेष महत्व होता होगा बागों के अंदर। हाँ, बागों में क्या है कि वैसे तो हर तरह की मिट्टी में आप बाग लगा सकते हैं, क्योंकि गड्ढे की मिट्टी जो आपने अगर अच्छी बदल दी है, उसमें अगर अच्छी तरह से आपने गोबर की खाद मिला दी है, केचुए की खाद मिला दी है, तो बाग को चलने में दिक्कत नहीं आती, कैसी ज़मीन क्यों ना हो। लेकिन बाद में जब 5 या 10 साल के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस टाइम जो ज़मीन में अगर बाई चांस नीचे पत्थर निकला है, कंकर निकला है, तो उसकी बढ़वार रुक जाएगी, या रेई हुई, कलर हुआ उसके अंदर, तो उसका भी नुकसान होगा कि वो पोषक तत्वों को मिलने नहीं देगा। तो इसलिए पहले कहते हैं मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर मिट्टी बाग के लिए सही है तो बाग लगाए, अगर सही नहीं है तो मत लगाए। सब लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए इनकी, क्योंकि कुछ साथी मान लीजिए 1 फुट खोद के गड्ढा उसमें लगा दें या कुछ नहीं। ज़्यादातर क्या है, जितने पतझड़ वाले पेड़ हैं इनकी 2 से 2.5 जो है फुट नीचे जड़ें होती हैं,
जी। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी 2 मीटर तक भी चली जाती हैं, जी। जैसे आम है आपका, चीकू है। लेकिन ये जो पेड़ है इनमें 3 फुट तक भी जो है जड़ें जा सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि भी पहले आप जो है कम से कम 1 मीटर तक के तो सैंपल जरूर लें, खासकर इन पेड़ों के लिए। लेकिन हमारे उस हिसाब से 2 मीटर तक आपने सैंपलिंग करवा लेनी चाहिए, और हर लेयर की अलग अलग होनी, हर तय की अलग अलग होनी चाहिए सैंपलिंग। लगभग 5 फुट के आसपास। हाँ, 5 फुट तक, आखिरी सैंपल 5 फुट का होना 5 चाहिए। फुट जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि कई बार साथी मीटर के ना समझ के ना आखिरी 5 फुट पे होना चाहिए। उससे पहले कम से कम 4 सैंपल जरूर होना चाहिए। एक शुरू के 6 इंच का होना चाहिए, फिर अगले 6 इंच का, उसके बाद 1-1 फुट पे। तो इस ढंग से 4 से 6 तक सैंपल आपके टोटल बनेंगे। तो जब ये तो होगी मिट्टी जांच की बात, अब किसान साथी इसको लगाएंगे कैसे? जब हाँ, इसके लिए क्या है कि जब भी आपने बाग लगाना है, जैसे अभी आपने ये 15 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक बाग लगाना है, तो इस टाइम आपके पास गड्ढे तैयार हो जाना चाहिए। गड्ढे की चौड़ाई कम से कम जो है, वैसे तो 1 मीटर रिकमेंड करते हैं, लेकिन कम से कम 36 इंच तो होनी चाहिए जी। तो 36 इंच का बर्मा मिलता है आजकल, फॉरेस्ट वाले इस्तेमाल करते हैं, तो 1 मीटर तक गहरा जाता है जी। तो उस बर्मे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेबर से खुदाई करेंगे तो गड्ढे में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 36 इंच वाला बर्मा सबसे बढ़िया है इसके लिए, खुदाई के लिए। 1 मीटर गहरे तक वो जाएगा जी। खुदाई के बाद जो है, जो आपकी उसमें से मिट्टी निकलती है वो देख लेनी। अगर बढ़िया मिट्टी है तो आप उसी मिट्टी को इस्तेमाल करो, अगर मान ले बढ़िया नहीं तो आप कहीं अच्छी जगह से बढ़िया मिट्टी लेके आओ। एक फोन ले पहले। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गाँव मानपुर कदीम से बोल रहा जी, नाम रामफल है जी मेरा। रामफल जी, क्या पूछना है? हाँ जी, ये पूछना चाह रहा जी, एक जामन है जी 5 साल की। अच्छा। और उसका कोर है जी, इस टाइम ये किस समय का कोर है जी? अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा, ऐसा है कई बार क्या होता है, कई फल वाले पेड़ों में जो है, जो सीजन होता है उससे पहले कोर आ जाता है। हाँ जी। तो ऐसा नाशपाती में भी देखा, आम में भी देखा गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि 5 साल के बाद जामुन फल देना शुरू करती है। ठीक है, तो समय तो जब समय था सामन में आकर जब बिहारी इसने जामुन। हाँ हाँ, इस साल से जामुन लगनी शुरू होगी। पहले इस साल से जामुन लगनी शुरू होगी क्या उस पे? हाँ जी, पर लग गई थी जामुन जी। हाँ, 5वें साल से लगनी शुरू होती है जामुन। हाँ, इसके फल ज्यादा है, पोत कोर है जिस टाइम जी। कोई नहीं, ये कोर रुकेगा नहीं, ये ऐसे जड़ जाएगा ये। ठीक है जी। हाँ, सर्दी वाला कोर रुकता नहीं है ज्यादा। कई बार वो इसलिए आ गया होगा, आपने डीएपी डाल दिया होगा, बाकी कुछ डला नहीं होगा, या आगे पीछे डल गया होगा खाद। नहीं, जो तो इसमें ला रखी जी, आंगन में ला रखी, इसमें तो कुछ खाद फूट गिरते नहीं हम ना। खाद तो डालना पड़ेगा। देखो, कोर आ गया, अगर आपने जब भी फल देना है तो आप एक चीज नोट कर लो, जो फल वाला पेड़ है उसमें जब फूल आता है, फूल आने से 2 महीने पहले उसमें डीएपी जरूर देना है। ठीक है जी। ठीक है। ये पूछना चाह रही, आम का बाग ला रखा है जी मैंने, अमरूदों का, इसमें आम के पेड़ सूख गए जी 5-6। नहीं, ये जो आम का आप सूखने की बात कह रहे हैं ना, ये तो क्या होता है, कई बार जमीन पे डिपेंड करता है। अगर मिट्टी खराब है या बीमारी आ गया, दीमक लगी उसमें, उसके कारण भी सूख सकता है। ठीक है, वो तो एक आपने देखना पड़ेगा, वो उसका जवाब इस तरह से नहीं दिया जा सकता। उसको तो आपने जैसी उसकी कंडीशन है, मिट्टी चेक करवा के देखो, या उसका फोटो भेजो किसी के पास, एक्सपर्ट के पास यूनिवर्सिटी में, वो देख के बताएगा। क्योंकि 5-6 महीने लगाए थे जी, अब सूख गए, 3-4 पेड़ सूख गए जी आम के। कितने महीने हो गए बाग लगाए? 5-6 महीने हो गए जी। मिट्टी टेस्ट करवाई थी आपने? ना जी, मिट्टी नहीं टेस्ट ना, बस वो मिट्टी टेस्ट करवाओ, आपकी मिट्टी में रेई मिलेगी। ठीक है जी। रेई के कारण, हाँ, रेई के कारण मर जाता है, क्योंकि 3-4 महीने ठीक चला था, उसमें नई फूट आई थी। हाँ जी, फूट आई थी, पत्ते चले थे जी, बिल्कुल। हाँ, चल गए थे ना। अब मिट्टी टेस्ट करवाओ, उसमें रेई मिलेगी आपके में। अच्छा जी, राम। हाँ, हो सके जिप्सम की सिफारिश करनी पड़े, जिप्सम डालना पड़े आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, राम राम। हाँ, ठीक है। तो डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि 1 मीटर तक का तो गहरा होना चाहिए, चौड़ाई 36 इंच की होनी चाहिए। तो और किन बातों में ख्याल रखेंगे इसके? उसमें जो सबसे ज़रूरी होता है, जब आपने पेड़ लगाना उससे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सभी कहते हैं डिमक जरूर आती है जी, लेकिन एक्चुअली में डिमक की बजाय चींटियाँ ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि चींटियाँ जहाँ रहती हैं उनको सीलन वाली जगह चाहिए, डिमक हमेशा सूखे में रहती है। लेकिन दोनों चीज़ों का इलाज हो जाए तो ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जैसे ही आप पेड़ा लगाते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफायरिफॉस दवाई ज़रूर डाल दें जी। वो 15 ml 3 लीटर पानी में डाल के उस हिसाब से आप हर एक गड्ढे के अंदर डाल दें, ताकि उसमें जितनी भी कीड़े हैं उन सब कीड़ों से बचाव हो जाए। सब किसान साथी क्लोरो तो घेर देंगे, लेकिन गोबर खाद कच्चा घेर देंगे। हाँ, इसीलिए अगर मान ले गोबर का खाद आपने कच्चा इस्तेमाल किया है तो फिर गड्ढे में आप भर के पेड़ा मत लगाओ जी। 2 महीने उसमें पानी देते रहो 2-3 बार जी। वो सड़ जाएगा, उसके बाद पेड़ लगा दो। जब बेहतर है पहले गड़ा सड़ा खाद अच्छी तरह तैयार हाँ, खाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाद की मात्रा कितनी रहेगी एक पेड़ के हिसाब से जब लगाएंगे?
नहीं, जब लगाते हैं उस टाइम सिर्फ गोबर की खाद देनी चाहिए, वो भी सड़ी हुई, या केचुए की खाद मिल जाए आपको, या राख मिल जाए। सबसे बढ़िया तो राख होती है, अगर राख मिल जाए तो आपको, तो राख स्टरलाइज होती है, उसमें बीमारी फंगस भी नहीं आती है उसमें। राख ही खाद है। राख सबसे बढ़िया खाद है। अगर राख अच्छी मिल जाए आपको, चूल्हे की राख मिल जाए, किसी चीज़ की मिल जाए, राख डालो उसमें, तो उससे उसमें बीमारी नहीं आएगी। दूसरा क्या, दूसरे खाद की पहले साल जरूरत नहीं पड़ती, जब पेड़ चल जाता है अच्छी तरह से, जब उसमें खाद देना शुरू करना चाहिए। और वो पेड़े के हिसाब से होता है, पेड़ जैसे साइज है 50 ग्राम से शुरू करेंगे, और 5 साल में करते करते हो सकता है आधा किलो तक पहुंच जाए। और कुछ पेड़ अगर मान ले साइज में छोटे तो हम तो 250 ग्राम तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग जो होती है 50 ग्राम से शुरू होती है, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सुपर, 50 ग्राम पोटास। तो 1 साल के बाद अगर इसको डाल के चलेंगे तो उसके बाद पौधे की बढ़वार के हिसाब से खाद चलेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और है मेरा कि जब साथी पेड़ लगाते हैं, अंदाजा कितना उसका ऊंचाई का उन्हें पेड़ लगाना चाहिए, कि बहुत छोटा लगा ले या बहुत बड़ा लगा दे, उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ वैरायटी पे डिपेंड करता है, जो किस्म है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो पेड़ कलमी है उसमें कई लोग नर्सरी वाले क्या करते हैं कि सिर्फ नर्सरी को ही दोनों को मिला के पौधा तैयार कर देते हैं। तो वो क्या होता है, ऊपर से 2-2.5 फुट ऊपर से जुड़ा होता है, जबकि जिसमें सही कलम जो है 9 इंच के ऊपर चढ़नी चाहिए सिर्फ नीचे से। तो जिसके ऊपर 9 इंच के ऊपर कलम चढ़ी हुई है, इसका वो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी आएगी, और वो नीचे से देसी नहीं फूटेगा। अगर मान ले 2 फुट पे कलम चढ़ाई हुई है, तो उसको लगाने के बाद क्या होगा, वो हो सकता है नीचे से देसी फूट जाए, आपको ध्यान ही ना रहे, ऊपर से वो कलमी रही ना। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसकी कलम सही जगह पर चढ़ी हुई होनी चाहिए, और ऊपर से सीधी होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि 2-4 फाड़ उसमें पहले ही फट गई है स्टार्टिंग में, तो उसका तना बने ही ना। तो डॉक्टर साहब, क्या जो हमारे बागवान भाई हैं जो बागवानी काम करते हैं, क्या वो देख सकते हैं कि कलम कितने इंच पे चढ़ी है? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, तो निशानी दिखाई देगी जहाँ कलम चढ़ा रखी है, कुछ विशेष वो तो साफ दिखती है। कोई तरीका विशेष, क्योंकि कुछ तो किसान साथी ऐसे हैं जो पुराने बागवानी कर रहे हैं, कुछ नए युवा भी हैं जो इधर आए होंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है जांच लेना ये। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई प्रशिक्षण लिया, सीधा खेती, तो वो कैसे देखेंगे? ऐसा ना, अगर आँख चढ़ाई हुई है तो साइड से टहनी निकली हुई दिखाई देगी। अगर कलम चढ़ाई है तो सीधी जहाँ चढ़ी होगी वहाँ आपको टी के आकार का एक निशान बना मिलेगा। अगर वहाँ से वो गांठ बन गई है तो सर इसका मतलब वो कलम ठीक ढंग से जुड़ी नहीं है, तो उसमें गांठ नहीं बनी होनी चाहिए, और वहाँ पॉलीथीन बंधा हुआ मिलेगा। खुले हुए पॉलीथीन वाली नर्सरी कभी ना लो, आप अपने पास आके खोलो उसको, यानी वहाँ से बंद लो और अपने पास आओ उसको। हाँ, जब आप खेत में लगा दो उसके बाद पॉलीथीन को काटो उसको। तो सब कुछ एक मुख्य किस्में होंगी जो इस क्षेत्र में चलती होंगी। बिल्कुल है। आप जैसे आपके आड़ू की ले लीजिए आप, आड़ू में पहले वैरायटी सिर्फ 2 ही वैरायटी थी, अब वैरायटी कम से कम 6-7 वैरायटी आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की हुई है, उसमें प्रभात है, अच्छी वैरायटी है, ये भी है, प्रताप वैरायटी है, शान पंजाब है, तो ऐसी कई वैरायटी आ गई। इसी तरह नाशपाती में भी कई वैरायटी है। नाशपाती में पहले 2 ही वैरायटी होती थी, एक पत्थरनाक बोलते थे, एक बब्बू गोसा बोलते थे। तो आजकल इसमें भी 7-8 वैरायटी हमारे पास है जो इस एरिया में लगा सकते हैं, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी की किसी नर्सरी से भी ले सकते हैं आप, उनके पास अवेलेबल है। प्राइवेट नर्सरी वाले भी सेल कर रहे हैं अभी। इसी तरह अभी जो दिक्कत जो है आलू बुखारा में, सिर्फ आलू बुखारा में पिछले 40 साल से सिर्फ 2 ही वैरायटी चल रही है, उसमें कोई नई वैरायटी नहीं है, तो उनमें 2 ही वैरायटी चल रही है, वो 2 ही आपने लगानी। तो जो पौधे हैं कोशिश ये करेंगे जो प्रमाणित नर्सरी हैं या विश्वविद्यालय वहाँ से ही लें। बिल्कुल। कई बार साथी करते हैं कोई नर्सरी प्रमाणित नहीं है और वहीं से हम कह देते कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भी इतने पेड़ हमें चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो सरकारी स्तर पर भी पेड़ मिल जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, सरकारी नर्सरियों में सब में है। दूसरा क्या है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने एक्रीडेशन करनी स्टार्ट कर दी है। जिस नर्सरी की एग्रीडेशन हो रही है उससे आप नर्सरी खरीदें, और एग्रीडेशन भी ये देखिए कि उसकी कौन से फलीय पौधे की भी है। अब अमरूद की एग्रीडेशन करवा रखी हो, बेच नाशपाती रहा हो, ये तो जिसकी उसकी एग्रीडेशन हो रही है उसी के पेड़े खरीदे। क्योंकि जो पढ़ा लिखा साथी नया आएगा वो तो देख लेगा। आम जो पुराना साथी है जिसने थोड़ा कम स्कूल है तो नहीं है, तो उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल है। तो सोचिए नर्सरी है, मान्यता प्राप्त है, एग्रीगेट है, ये उससे खरीद लो। तो वहाँ ये देखना जरूरी है कि किस पौधे के लिए उसको मान्यता दी। हाँ, किस पौधे के लिए उसको सर्टिफिकेट मिला है। अगर मान ले उसको अमरूद के लिए मिला तो अमरूद के पेड़े उससे लो, दूसरे लेने तो गारंटी नहीं देगा वो। हो सकता है अच्छे पेड़े हों उसके पास, लेकिन गारंटी नहीं देगा वो। गारंटी अमरूद की ही देगा कि उसके अमरूद के पास उसका अच्छा मटेरियल है उसके पास नए पौधे तैयार करने के लिए। जी। तो डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि बागवानी करें क्यों? क्योंकि जब साथी गेहूँ कर रहा है, जीरी कर रहा है, सीधा सा काम है, गेहूँ काट दी, जीरी बो दी। नहीं, ऐसा एक्चुअल में क्या है, अनाज वाली फसलों की तुलना में बागवानी हमेशा फायदे में रही है, शुरू से ही है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इसमें जो 5 साल का जो
बिना फसल के जी आदमी को रहना पड़ता, तो उस टाइम गुजारा कैसे करे? जी तो जो 5 साल का, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं हमें, भाई 5 साल तक उसने वेट करी, 5 साल के बाद उसका ठेका जो है ये जीरी गेहूं के बराबर पहुंचेगा, उससे पहले नहीं। तो उस दौरान वो कैसे आमदनी ले, इसके लिए अगर वो ठीक ढंग से लेआउट बनाए और उसमें कोई भी फसल, खासकर दूसरी सब्जियों की फसल, अगर वो इंटरक्रॉपिंग में करे, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, जी तो उसको 5 साल तक इसकी आमदनी मिल सकती है, तो फिर तो वो इस तरफ जा सकता है। जी दूसरा, लकड़ी आपके पास जैसे इस एरिया में है, जी यमुनानगर है, पंचकुला है, आपका अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, अगर उसको ये पता है भी मैंने बागवानी करनी है, तो वो फिर बाउंड्री के ऊपर लकड़ी भी जरूर लगा के चले, जी ताकि 5 साल में जिस दिन लकड़ी बिकी है तो उसका जमीन का सारा ठेका निकला है उसका, ठेका वहां से निकल जाए। हाँ। और बाकी बाग तैयार हो जाए, बाग तैयार और उसका खर्चा जो बाग का इंटरक्रॉपिंग से निकल जाए। जी। तो ये नहीं, यानी जो बागवानी करेंगे साथ ही जरूरी है कि उनके बीच में भिन्न भिन्न फसल लेते रहे, बिल्कुल विविधीकरण फसल का जरूर कर ले वो, ताकि उनके जो खर्चे हैं वो निकलते रहे। बिल्कुल। तो लगभग हम कितना अंदाजा कमा के चलते हैं कि बाकी फसलों के अपेक्षा इसमें ज़्यादा लाभ हो जाता है, 2 गुना 3 गुना लाभ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस बाग पे डिपेंड करता है। जैसे आज की डेट में अमरूद नंबर 1 पे चला हुआ है, 1 लाख रुपए पर एकड़ से भी ऊपर चला गया, जिसका अमरूद अच्छा है। किन्नू है 17,000 रुपये तक है एकड़ का जो है ठेका उठता है। आम का जो है 40-45 हज़ार रुपये तक उठता है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है भाई कौन से बाग की कहाँ ज़्यादा डिमांड है। तो अमरूद सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्यों है? क्योंकि 2 फसलें हैं, इसमें एक फसल मर भी जाएगी तो दूसरी तो मिलेगी ठेकेदार, बिल्कुल मिलेगी उसमें। हाँ, इसलिए अमरूद का जो है रेट सबसे ज़्यादा चला गया। जी। तो किन्नू भी कोई कम नहीं था, किन्नू के रेट देख लो आप जिस एरिया में है। जी। तो अभी भी वहाँ 70 से 80, इस साल जो है बहुत ज़्यादा फसल है, फिर भी 17,000 रुपये पर एकड़ का मिनिमम ठेका गया है। तो इस मामले में तो बाग बहुत बढ़िया है। दूसरा कि बाग की जो खेती है ये टेंशन फ्री खेती है। जी। अगर एक बार बाग आपका तैयार हो गया, उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ठेके पे दीजिए अच्छे ढंग से। हाँ, मेरी एक बागवान वालों से एक और गुजारिश है, कभी 1 साल का ठेका मत दीजिए। जी। ठेका जब भी देना 2 या 3 साल का दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ विशेष? उसमें विशेष ही है क्योंकि जो ठेकेदार है वो उस पर खर्चा करेगा। ठीक। नहीं तो खर्चा तो आपने किया, जी। आपने किया नहीं, उस पर देख अगला ठेकेदार आ गया, वो भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो जो खर्च करेगा इस साल वो अगले साल काम आएगा, अगले साल वो ठेकेदार है नहीं, तो पेड़ा खत्म है, पेड़ा खत्म हो जाएगा। इससे ऐसे ऐसे इसके कारण उत्तराखंड में जितने सेब के बाग थे लगभग सारे खत्म हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिए, खर्चा किया नहीं उसके ऊपर, लोगों के बाग खत्म कर दिए। तो इसलिए ठेका हमेशा 2 या 3 साल का दो, ताकि उसकी मजबूरी हो जाए, उसने पहले साल खर्चा करे तो अगले साल उसको मिले कुछ। उसको भी लालच रहेगा भी अगले साल मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही अच्छा रहना, खर्चा कर पाएगा, तब बाग बचेगा। तो ये 1 साल के ठेके के कारण ज़्यादातर बाग खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ठेकेदार आता है जो टाइम पे खाद डालना वो पड़ता नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, वैसे तो आपके अनुसार तनाव रहित खेती है, लेकिन फिर भी एक तनाव तो रहेगा, उसका समाधान क्या होगा कि जो मार्केटिंग है वो नहीं मिलती? बहुत नहीं, मार्केटिंग में सब्जियों में दिक्कत है, फ्रूट्स में नहीं है। पिछले 10 साल से हमने सर्वे किया है, फ्रूट के रेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, फलों में नहीं है। अच्छा। आप किन्नू देखो 25 रुपए से बिके 15 पाया है बस। जी। 15 से 25 की रेंज तो रहेगी है, लेकिन गोभी की 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक की रेंज है। जो साथी बागवानी कर रहे हैं उनका सारा जो फल है यही लगभग स्थानीय स्तर पे, बिल्कुल लोकल मार्केट, लोकल सबसे बड़ी मार्केट है, तो बिकी जाएगा। हाँ, लोकल मार्केट सबसे बड़ी है हमारे पास, क्योंकि सबसे बड़े शहर हमारे पास है। अब दिल्ली की डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे फ्रूट्स में, लुधियाना है, जलंधर है, तो बड़े शहर जिसके पास है फ्रूट की डिमांड तो पूरी हो ही नहीं रही है, तो हमारी लोकल मार्केट की पूरी नहीं कर पा रहे हम। तो क्या एफपीओ भी इसके अंदर कुछ सहायक होते हैं जो हम नहीं, एफपीओ अभी तक इनमें नहीं आए हैं, क्योंकि जितनी भी ये पेरिनियल क्रॉप है जो कई साल की क्रॉप है, एफपीओ तो सिस्टम दूसरा है, वो ज्यादातर मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूं हाँ, कि वो एफपीओ अभी इसमें इसलिए नहीं आ पाएगी, एफपीओ के पास पहले तो 100 एकड़ का टारगेट होना चाहिए। अच्छा। बस 100 एकड़ में बाग तो लगे जी, और 5 साल उसको वेट करनी पड़ेगी, 5 साल बाद एफपीओ में को कुछ मिलेगा बेचने के लिए जी। तो ये है कि भाई पहले वो वेजिटेबल में एफपीओ जाए, वेजिटेबल के बाद फिर फ्रूट्स में आ जाए। ठीक। तो डॉक्टर साहब, एक जो आप बाग लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, जब पेड़ कह लें, तो वो कितने साल तक आपको बेहतर फल दे सकता है? नहीं, ऐसा हर एक जितने भी फल वाले पेड़ है सबकी अपनी उम्र है जी। अब जैसे हमारे ये 3 पेड़ हैं जो पतझड़ी पेड़ जिनको कहते हैं, नाशपाती है, नाशपाती पूरा फल 10 साल बाद देना शुरू करती है जो बड़े वाली है। बब्बू गोसा 5 साल बाद शुरू कर देता है, पूरा फल देना शुरू कर देता है। तो उसकी बब्बू गोसा की 17 या 18 साल लाइफ है, नाशपाती की 30 साल है। तो मैक्सिमम वो देगा 5 साल में फल आएगा और 17 साल में 12 साल फल, 12 साल फल, हाँ 17-18 साल की उसकी लाइफ है ठीक ढंग से। तो ऐसा होता है जितने भी फल वाले पेड़ 15 साल मैक्सिमम फल देते हैं जी। चाहे 5 से शुरू हो गए 20 पे खत्म हो जाए, 10 से शुरू हो गए 25 पे चले जाए।
उसके बाद अब नई टेक्निक ये आ गया, आप उसको दोबारा से जीर्णोद्धार कर सकते हो उसका, जी। फिर वो 10 साल और फल दे सकता है। जी। तो इस तरह से आप 15 से 25 साल तक उससे फल दे सकते उसकी उसको आयु बढ़ा दी, आयु बढ़ा सकते हो आप। उसकी विधि बढ़ा दी। हाँ, उसकी विधि, नई विधि से आप उसकी उम्र बढ़ा सकते हो, तो 10 साल और आपके पास आगे आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान साथियों को और क्या सलाह देना चाहेंगे बागवानी के बारे में? नहीं, बागवानी का ये है कि अगर किसी भी आदमी ने, खासकर जिसके पास 10 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है, ये उसके लिए सही टाइम है जी। और खासकर जो नौकरी पैसे में आदमी है जी। उसके लिए भी ये सही टाइम है, क्योंकि उसके पास आमदनी का एक जरिया है। जी। अगर वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इसमें कंपटीशन कभी नहीं आएगा। जी। एरिया में ऐसा बागवानी का घटेगा बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि लैंड होल्डिंग घटती जाने लग रही है। अब 20 एकड़ से 10 एकड़ में दो भाइयों में बट गई, एक ने बाग हो गया 35 साल का, काट दिया, दोबारा बाग तैयार करने में उसको 10 साल लगेंगे। जी। तो 10 साल तक वो कंपटीशन से बाहर हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कभी कंपटीशन नहीं आएगा, जी। और इसलिए कोई भी फ्रूट पिटता नहीं है। ये तो सेब का तो आप हालत ही देख लो अब की बार क्या रही है। बिल्कुल। पहली बार ऐसा देखा, सेब 80 रुपए किलो से कम ही नहीं आ रहा है। फ्रूट डॉक्टर साहब ये है कि जो जामुन मुफ्त में खाया था तोड़, हाँ, वो भी 100 रुपए किलो, वो भी 100 रुपए किलो, है, वो भी 100 रुपए किलो है। अमरूद 40 रुपए किलो से कम नहीं आता, आप जोर लगाओ। सतूत देखने को मिलता ही नहीं। अरे सतूत है ही नहीं। तो ऐसा ना, फ्रूट में पहले क्या होता था, लोग मिठाई का डिब्बा ले जाना पसंद करते थे, घरों में जाते थे, लेकिन अब लोगों में फ्रूट का क्रेज आ गया। अब मिठाई कोई नहीं लेके जाता, किसी घर जाता, फ्रूट लेके जाता है। पौष्टिक है, संतुलित, इसीलिए डिमांड बढ़ गई है उसकी, कंज्यूमर बढ़ गया उसका, पहले कहाँ था। तो डॉक्टर देवेंद्र चहल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी गिरधारी जी, धन्यवाद। किसान भाइयों का भी धन्यवाद। ये तो किसान भाई सुन रहे थे बातचीत पतझड़ वाले बाग लगाने विषय पर। डॉक्टर देवेंद्र चहल हमारे स्टूडियो में उपलब्ध विशेषज्ञ से गिरधारी भाई की बातचीत। और जैसा किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पतझड़ वाले बाग लगाना चाह रहे हैं उनका बहुत बढ़िया समय चल रहा है, बिना देर करे जो है खेत तैयार करके पतझड़ वाले बाग लगा सके हैं। किस्म का ध्यान रखें, मिट्टी की जांच करवाएं और सही खाद पानी का हिसाब रखते हुए ये बाग जो है आजकल लगा सके हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम। मिलेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में।